हेलो बच्चों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का रिकैप कर लेते हैं। रिकैप लेक्चर्स का मतलब है जो मैंने प्रीवियस में आपको पढ़ाया था उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कराता हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ का कंसेप्ट। बच्चों कूलम्स लॉ का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और वही आज के लेक्चर में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेसिकली परमिटिविटी की, है ना। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं कूलम्स लॉ के। मैंने आपको बोला था कि कूलम्स लॉ बेसिकली दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है जो कि स्टेशनरी होने चाहिए। अब उन दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन था F, इट इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे जो K था वो एक कांस्टेंट है। क्या बच्चों कांस्टेंट है। Q1 Q2 दो पॉइंट चार्ज है और R उनके बीच का सेपरेशन है। अब यहाँ पे जो K था वो डिपेंड करता है मीडियम पे, डिपेंड्स ऑन मीडियम। यही इसका इंपॉर्टेंट बात थी कि जो K है वो किस बात पर डिपेंड करता है, मीडियम पे। मतलब ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। अब अगर मीडियम हमारे दो तरह के मीडियम होते थे, मतलब हम लोग अगर मीडियम की बात करें तो एक तो हम लोग वैक्यूम लेके चलते हैं या फिर इसको बोले एयर, और एक कोई भी एनी अदर मीडियम हो सकता है। एनी अदर मीडियम, हम दो मीडियम की बात करते हैं। तो इस K की वैल्यू दोनों मीडियम के लिए अलग अलग थी। मतलब इसके केस में इसकी वैल्यू थी 1 अपॉन K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी केस में इसकी वैल्यू थी K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m। अब जो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन m है इसको बोलते हैं परमिटिविटी, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये मीडियम के केस की परमिटिविटी, और ये परमिटिविटी किसके केस की, फ्री स्पेस की या वैक्यूम के केस की। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस, राइट। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था। अब हमें आज पढ़ना है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इन दोनों का रिलेशन क्या है, कैसे हम इसको आपस में मिलाएंगे, क्या रिलेशन बनाएंगे, वो हमें पढ़ना है। इसके बेसिस पे हमने इसका फॉर्मूला भी बनाया था कि अगर मैं फोर्स की फॉर्मूले की बात करूं एयर में, तो एयर के लिए क्या फॉर्मूला बना था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। और अगर मीडियम के लिए बात करें तो कितना बना था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब इन दोनों की फोर्स के फॉर्मूले में जो एप्सिलॉन नॉट है और एप्सिलॉन m है, इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है। आज के लेक्चर में हमें परमिटिविटी का कंसेप्ट पढ़ना है। बात क्लियर है। चलिए नोट कर लो, स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट करें, चलिए हेडिंग लगाओ परमिटिविटी, हेडिंग लगाओ परमिटिविटी, राइट। तो आज की हेडिंग क्या है, परमिटिविटी, जिसको हम लोग नोट करते हैं एप्सिलॉन से। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एप्सिलॉन, राइट। परमिटिविटी की बात करते हैं। अब बेसिकली जो परमिटिविटी है वो किसी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। मतलब इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, जो कि हमें क्या करती है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट डिस्क्राइब्स हाउ मच इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या है, डिस्क्राइब्स हाउ मच इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेटेड पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज इन दैट मीडियम, इन दैट मीडियम। मतलब बात को समझो कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 है और एक चार्ज है Q2। अभी ये दोनों के दोनों चार्ज एयर में रखे हुए हैं। कहां पर रखे हैं, एयर में। तब इनके बीच में फोर्स लगेगा F एयर, F नॉट जिसको मैं बोलता था। अगर यही दोनों सिमिलर चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना R, इन्हीं दोनों को मैंने किसी मीडियम में जाके रख दिया। जब मैंने मीडियम में जाके रख दिया तो इसका जो फोर्स F है ये कितना इफेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो कितना कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, वो हमें देखना है परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या करती है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है, जो कि ये बताती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, ये बताएगा परमिटिविटी। क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, ये हमें बताएगा परमिटिविटी वाला कंसेप्ट। क्लियर है।
राइट। अब अगर परमिटिविटी की बात करें तो एप्सिलॉन एम मैं डिनोट करता हूं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या नोट करते हैं अपन? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब अगर इस परमिटिविटी ऑफ मीडियम की अगर हम बात करें तो इसकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो सबसे कम से कम होगा वो कहां पर होगा? फ्री स्पेस में। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन एम इन फ्री स्पेस या फिर एयर, और होगा कितना? एप्सिलॉन एम बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है और इसकी वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12। कितना? 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12, दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। इसकी यूनिट, मतलब अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ परमिटिविटी, तो यूनिट ऑफ परमिटिविटी क्या होगा? यूनिट होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, राइट। और इसी को अपन बोलते हैं फैराड पर मीटर। फैराड पर मीटर क्या बोलते हैं बच्चों? फैराड पर मीटर। ये इसकी यूनिट है, नोट करो। क्लियर है? अब जो परमिटिविटी रहा किसी मीडियम का वो एप्सिलॉन नॉट मतलब एयर में फ्री स्पेस में सबसे कम था, मिनिमम था, सबसे कम था। लेकिन अगर हम किसी और मीडियम की बात करें, फॉर एनी अदर मीडियम एप्सिलॉन एम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं? एप्सिलॉन एम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फ्री स्पेस में सबसे मिनिमम रहता है, ये कहां पे होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो अगर इसके कंसेप्ट में हम बनाएं तो फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एप्सिलॉन चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे जैसे मैं एप्सिलॉन को बढ़ाऊंगा मेरा फोर्स डिक्रीज होगा। अब एप्सिलॉन को आप जितना बढ़ाओगे उतना फोर्स डिक्रीज होगा। इसका मतलब एप्सिलॉन एम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट था, तो फोर्स इन मीडियम कम होगा फोर्स इन एयर से। इसका मतलब एयर में क्या फोर्स? एयर में फोर्स सबसे ज्यादा और मीडियम में फोर्स, किसी भी दूसरे मीडियम में फोर्स कम होगा एज कंपेयर टू एयर। ऐसे ही एप्सिलॉन एम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एयर। बात क्लियर है? तो फोर्स किसी मीडियम का हमेशा कम होगा किसके कंपेयर में? एयर के कंपेयर में। किसके कंपेयर में? एयर के कंपेयर में। इतनी बात क्लियर है? और एक इंपोर्टेंट यहां से ये कहानी आ गई कि एप्सिलॉन को जैसे जैसे आप बढ़ाओगे उतना फोर्स कम हो जाएगा, उतना फोर्स कम हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट के बीच में रिलेशन क्या है उसको चेक करते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। तो कंसेप्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम लोग बताते हैं एप्सिलॉन आर से। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, क्लियर है? अब ये है क्या? एप्सिलॉन आर बेसिकली हमें ये बताता है कि एप्सिलॉन एम की रिलेटिव जो परमिटिविटी मीडियम में था और परमिटिविटी एयर में था, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। मतलब अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो जो बेसिकली है एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर, डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। ये दोनों के बीच का रिलेशन है। तो यहां से हम लोग नोट कर सकते हैं कि एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट। मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर। एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला अगेन, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, क्लियर इतनी कहानी? अच्छा, अब जो एप्सिलॉन आर है इसको के के बराबर भी दिखाते हैं। एप्सिलॉन आर इज ऑल्सो इक्वल टू के। ये वो वाला के नहीं है, ये अलग है। इसको बोलते हैं अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, राइट। तो यहां से अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्मूले में दिखाएं तो क्या बन जाएगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात क्लियर है? के इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जरा फोर्स के फॉर्मूले बनाते हैं। जो फोर्स का फॉर्मूला है एयर में, अब रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग फोर्स के टर्म्स में दिखाते हैं। तो एयर में फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। और एफ ऑफ मीडियम कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अपन ने क्या किया? फ्रॉम सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, हमने सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। मतलब एफ एम डिवाइड बाई एफ एयर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई, अंडरस्टूड है? देखो बड़ा आसान सा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? देखो 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल आउट, Q स्क्वायर कैंसिल आउट, आर स्क्वायर कैंसिल आउट। तो एफ मीडियम डिवाइड बाई एफ एयर, एफ मीडियम डिवाइड बाई एफ एयर क्या है? यहां से देखो ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंचेगा, ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन m, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन m। इतनी बात क्लियर है? मैंने दोनों को रिवर्स कर दिया। जब रिवर्स किया तो एफ एयर डिवाइड बाई एफ एम इज इक्वल टू आया एप्सिलॉन m डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन m डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ये हमें पता है कितना होता है? एप्सिलॉन r। यहां से सो एप्सिलॉन m डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना आया? एफ ऑफ एयर डिवाइड बाई एफ ऑफ मीडियम, राइट। क्लियर है? अब यहां से एप्सिलॉन m डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं अपन? एप्सिलॉन r। सो एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एफ ऑफ एयर डिवाइड बाई एफ ऑफ मीडियम। सो यहां से ये क्या कहानी आ गई? जरा चेक करो कि रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर डिवाइड बाई फोर्स इन मीडियम। क्लियर है? इसका मतलब यहां से मैं अगर बोलूं तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि फोर्स, किसी भी मीडियम का फोर्स एफ ऑफ m इज इक्वल टू एफ ऑफ एयर डिवाइड बाई एप्सिलॉन r, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एफ एम इज इक्वल टू एफ ऑफ एयर डिवाइड बाई k। मतलब अगर हम दो चार्ज के बीच में, अगर दो पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज Q1 है, एक पॉइंट चार्ज Q2 है, अगर इसके बीच में पार्ट मतलब फुल्ली कंप्लीटली एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देते हैं k, तब इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है ये डिक्रीज कर जाएगा। कितने टाइम्स? k टाइम्स। मतलब फोर्स इन मीडियम इज डिक्रीज k टाइम्स एज कंपेयर टू फोर्स इन एयर। बात क्लियर है कि जो मीडियम का फोर्स है अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालोगे तो एयर के कंपेयर में वो k टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। यहां से क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? रफ करें। चलो, कंसेप्ट अच्छा है। अगर कोई दिक्कत हो रही तो वीडियो को रिवर्स करके एक बार जरूर देखें। अब देखो यहां से क्या कहानी बनी। यहां से ये निकल के आया कि एफ एम इज इक्वल टू एफ ऑफ एयर डिवाइड बाई के। मतलब यहां से मैं लिख सकता हूं कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एनी मीडियम is decreases by factor k, मतलब किसी भी मीडियम में जो फोर्स होगा वो k फैक्टर टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। k या फिर k की जगह आप लिख सकते हो एप्सिलॉन r, इतने टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। ये वाली अच्छी कहानी। अब इसके बेसिस पे जो फॉर्मूला बना f ऑफ एयर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला एयर के लिए आ गया क्योंकि आपको पता है। अब मीडियम के लिए अगर फॉर्मूला बनाए एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में, देखो मीडियम के लिए फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर
अगर एप्सिलॉन एम की जगह एप्सिलॉन नॉट लेके आते हैं तो रिलेशन देखो यार, रिलेशन क्या है, रिलेशन है एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन एम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशन है। तो एप्सिलॉन एम की जगह कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर हो रहा है। एप्सिलॉन एम की जगह कितना आएगा, एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। पुट करो इसमें यहाँ पे, सो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम की जगह कितना आया, एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। या फिर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं इस फोर्स के फॉर्मूले को, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर की जगह क्या आ जाएगा, के, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, सो इनटू के इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। बात क्लियर है। परमिटिविटी के कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताएं, नोट करो। हो गया, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जरा इंपोर्टेंट कंक्लूजन, और दूसरे इंपोर्टेंट कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो कंक्लूजन क्या आएगा कि हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला था एफ एम इज इक्वल्स टू एफ एयर डिवाइड बाई की, राइट। तो के यहां पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करूं बच्चों, तो देखो जो रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो है हमारे रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर। अब अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ये होता है फोर्स ऑफ एयर डिवाइड बाई फोर्स ऑफ मीडियम, राइट। अब मैं अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बात करूं फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या फिर एयर के लिए, तो एप्सिलॉन आर, अब यहां पे मीडियम क्या है, एयर। जब मीडियम एयर है तो एफ एम किसके बराबर हुआ, ओनली एफ के बराबर, और एफ एयर तो एफ है ही, तो एप्सिलॉन आर एफ अपॉन एफ हुआ कि नहीं, मतलब बोथ आर कैंसिल। सो एप्सिलॉन आर फॉर फ्री स्पेस इज 1, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी फ्री स्पेस के लिए कितनी, 1 हुई। क्लियर है। अब यही कंक्लूजन अगर मैं बात करूं फॉर किसी भी इंसुलेटर के लिए, इंसुलेटर का मतलब है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इंसुलेटर का मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, राइट। जैसे प्लास्टिक सीट हुआ वगैरह वगैरह आपका, अभी सब इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर के लिए जो के की वैल्यू होगी या एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होगी, इट इज ग्रेटर देन 1। कितना होगा, के की जो वैल्यू होगी, मतलब फॉर इंसुलेटर की अगर बात करूं, इंसुलेटर का मतलब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इसके लिए जो के की जो वैल्यू है, मतलब एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है, मतलब किसी भी मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से ज्यादा। अब जितना के ज्यादा होगा उतना ही फोर्स कितना होगा, कम होगा, उतना ही फोर्स कैसा होगा, कम होगा। अब अगर हमसे ये पूछा गया कि हमने एक प्लास्टिक सीट को 2 चार्ज के बीच में इंसर्ट कर दिया, Q1 Q2 दो चार्ज हैं, सेपरेशन है R, अगर एक प्लास्टिक सीट को इंसर्ट किया है तो फोर्स कैसा होगा, फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। फोर्स कैसा होगा, डिक्रीज कर जाएगा बच्चों, कैसा होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब मैं बात करता हूं फॉर कंडक्टर, तो कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर या फिर के की जो वैल्यू है इट इज इन्फिनिटी, कितनी होगी, इन्फिनिटी। तो अगर मैं अब यहां से कंक्लूजन बनाऊं कि जो के की वैल्यू है या एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो सिर्फ फ्री स्पेस के लिए 1 है, बाकी किसी भी मीडियम के लिए, फॉर एनी मीडियम इट इज मोर देन 1। फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम एप्सिलॉन आर इज के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, राइट। एप्सिलॉन आर और के इज ऑलवेज 1। क्लियर है, समझ आया। अब एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लगाते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो चलो फील लेते हैं जरा, इसको न्यूमेरिकल्स के जरिए एक फील आ जाएगा आपको। तो देखो क्या है न्यूमेरिकल, द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस केप्ट एट सेम सेपरेशन इन वैक्यूम, मतलब 2 चार्ज है हमारे पास, एक चार्ज Q है ये वाला, और मैं दोनों को सेम चार्ज ले लेता हूं, चलो Q1 और ये Q2, इन दोनों के बीच की सेपरेशन है R मैंने मान लिया। तब यहां पे जो लगने वाला फोर्स है F, ये अभी एयर में है या वैक्यूम में रखे हुए हैं, तब फोर्स कितना है F, ये हमें गिवन है। these charges are immersed in liquid, अगर यही दोनों के दोनों पूरा सिस्टम चार्ज भी सेम सेपरेशन है, अगर यही मैंने वैक्यूम मतलब लिक्विड में इमर्ज कर दिए,
अभी यहाँ पे जो मीडियम था वो एयर था, अब यहाँ पे कोई लिक्विड ले लिया मैंने और उसमें इमर्स कर दिया है, सेपरेशन भी सेम है, तब फोर्स बिकम्स F/3, तब फोर्स जो मीडियम में है वो F/3 हो गया। कितना हो गया बच्चों? F/3। अब पूछा है कि प्रोवाइड सेपरेशन इज सेम, फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब मुझसे एप्सिलॉन आर की वैल्यू इन्होंने पूछी है, एप्सिलॉन आर मुझसे पूछा है। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि वी नो दैट एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर इज डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम, राइट। तो एप्सिलॉन आर की अगर मैं बात करूं तो फोर्स इन एयर कितना है F, और F ऑफ मीडियम कितना है F/3। So F से F कैंसल आउट, सो एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स, राइट। और बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट नहीं है, रिलेटिव परमिटिविटी हैज नो यूनिट। क्यों? क्योंकि ये एक रेशियो है, सो इट इज यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक रेशियो है। सो एप्सिलॉन आर इज 3, ये एक वैल्यू है केवल, कितना आ गया? 3। क्लियर है? नोट करो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या हेडिंग है बच्चों? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आप इस कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के मास्टर हो जाएंगे इस लेक्चर को देखने के बाद में, जो गारंटी मेरी मास्टर हो जाओगे आप इसको देखने के बाद में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ा इजीली इसको समझेंगे। देखो बेसिकली कूलम्स लॉ ने दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है इसको कैलकुलेट किया था, और वो फोर्स क्या था तो आपको आदत हो गई होगी, बहुत बार हमने लिख लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, ये जो फोर्स था बेसिकली फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अभी जो हमने लिखा हुआ ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन मुझे वेक्टर फॉर्म में दिखाना, इसकी डायरेक्शन भी मुझे दिखानी होगी। और मैंने आपको वहां बताया था कि दो चार्ज रखे हुए हैं उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो उसकी लाइन ज्वाइनिंग में काम करता है। अगर लाइन ज्वाइनिंग में काम करता है तो मुझे लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। तो चलो लिखते हैं उस डायरेक्शन को भी। सपोज ये हमारे पास एक चार्ज है Q1 और ये हमारे पास एक चार्ज है Q2, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है R। R क्या है? इन दोनों के बीच का सेपरेशन है R। मान लो इस Q2 ने मान लो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। कैसे हैं? मतलब मैं केस लेके चल रहा हूँ, Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हैं। अब इस Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया, इस तरफ फोर्स ऑफ रिपल्शन, राइट, इस तरफ जब फोर्स लगाया तो ये कैसा फोर्स होगा? दैट इज F, मैं लिखता हूं इसको वेक्टर फॉर्म में, फोर्स किस पे? 1 पे, ऑन 1, किसकी वजह से? ड्यू टू 2, राइट। अब इस Q1 ने इस Q2 पर फोर्स लगाया, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, राइट। क्लियर है? अब इसकी डायरेक्शन को दिखाओ। इसकी डायरेक्शन को दिखाएंगे तो डायरेक्शन किसके टर्म्स में दिखाएंगे हम? डायरेक्शन दिखाएंगे इनकी सेपरेशन R के टर्म्स में, डिस्टेंस के टर्म्स में। मतलब यहां से अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूं तो ये डिस्टेंस होगी R यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन दिखानी है R12, और यहां से अगर मैं डायरेक्शन दिखाऊंगा तो R21 यूनिट वेक्टर, राइट। मैं यहां पे लिखता हूं F12 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, राइट। अब अगर मैं इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, F12 इज इक्वल टू, तो क्या आएगा? इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। इसके साथ में इसकी डायरेक्शन भी लगानी पड़ेगी। अब देखो ये किस तरफ है? ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये फोर्स इस तरफ लग रहा है। जब फोर्स इस तरफ है तो इसकी डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली, दिस इज R यूनिट वेक्टर 21, राइट। अब इस यूनिट वेक्टर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? इस यूनिट वेक्टर को मुझे करना है वेक्टर फॉर्मेशन में। तो आपको पता है यूनिट वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कैसे कन्वर्ट करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड, मतलब R21 वेक्टर में R का डिवाइड, ये होता है यूनिट वेक्टर। इस अगर वैल्यू को मैं यहां पुट करूं तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन RQ बच्चों, क्यों? क्योंकि ये नीचे R है तो RQ हो जाएगा, इनटू मल्टीप्लाइड में क्या जाएगा? R21 वेक्टर, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। ये आ गया, 1 2 आ गया। सिमिलरली हम लोग 2 1 कैलकुलेट करते हैं, मतलब 2 1 का मतलब क्या है? F21, दिस इज द फोर्स ऑन
चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, राइट। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, इट इज इक्वल्स टू 1/4πε0। पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इनटू डायरेक्शन। अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, उस तरफ, तो इसकी डायरेक्शन में इसका डिस्टेंस देखो, डायरेक्शन डिस्टेंस ये वाला है इस तरफ, तो R12 यूनिट वेक्टर लगा दिया, डायरेक्शन लगा दी। अब इस डायरेक्शन को कैसे लिखोगे आप, R12 को कैसे लिखोगे, R12 वेक्टर डिवाइड बाई रेडियस, इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है, इसको रखो फॉर्मूले में, तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन फिर से RQ, बच्चों ध्यान देना, RQ यह R स्क्वायर होता है, यहां वेक्टर फॉर्म में RQ आता है। RQ क्यों आता है, क्योंकि ये नीचे R है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई नीचे R हो जाएगा, इंटू R12 वेक्टर। क्लियर हुआ, तो ये 2 1 था, 2 1। क्लियर है, R12 और R21। अब यहां से एक बात मुझे क्लियर आ गई, देखो मैग्नीट्यूड इसका भी इतना है और मैग्नीट्यूड इसका भी इतना है, मतलब दोनों के दोनों फोर्स आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। कैसे हैं बच्चों, F12 इज इक्वल्स टू F21। अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्मेशन की बात करूं तो इसकी डायरेक्शन 2 1 में है और इसकी डायरेक्शन 1 2 में है। मतलब अगर मैं केवल वेक्टर फॉर्मेशन में लिखूं इसको, तो F12 इज इक्वल्स टू माइनस के F21 होगा कि नहीं होगा। क्लियर है, दोनों कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, मतलब दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे के ऊपर में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। क्लियर है, नोट करो, हो गया। अब जरा बात कर लेते थोड़ी सी इसकी इंपोर्टेंस की, कि ये जो कूलम्स फोर्स है वेक्टर फॉर्म में, इसका इंपोर्टेंट क्या है, मतलब किस लिए इसको हम लोग यूज करते हैं और इसने हमें क्या क्या कहानी बताई, इसका इंपोर्टेंस क्या है। तो इंपोर्टेंस किसकी, वेक्टर फॉर्म की, किसकी इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म। पहली इंपोर्टेंस, फर्स्ट इंपोर्टेंस, अभी जैसे हमने देखा, अभी हमने क्या देखा था कि F12 इज माइनस F21, मतलब दोनों वेक्टर फॉर्म में, मतलब बोथ फोर्सेस, दोनों फोर्स कैसे हैं आपस में, इक्वल है एंड अपोजिट टू ईच अदर है, मतलब फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस या टू चार्जेस exert, right, equal and opposite force on opposite forces on each other, right, equal and opposite force on each other। क्लियर है, दोनों ही कैसे करते हैं, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर में। इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसका मतलब बड़ा अच्छा से क्लियर है कि जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, मतलब एक्शन पेयर, एक्शन या फिर रिएक्शन, उसको फॉलो करता है। सो कूलम्बियन फोर्सेस, राइट, ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है, ये इसका फर्स्ट इंपोर्टेंस। सेकंड इंपोर्टेंस, तो सेकंड इंपोर्टेंस क्या था कि जो फोर्स है, जो फोर्स था, फोर्सेस एक्ट अलोंग, आपने देखा था कि जो फोर्स लग रहा था, देखो जरा, ये चार्ज Q1 था, ये चार्ज Q2 था, यहां पे फोर्स इस तरफ था 2 1 और यहां पे फोर्स इस तरफ था 1 2, मतलब ये वाला फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में और ये वाला फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, ये R21 और ये R12 था। मतलब दोनों के दोनों जो फोर्स लग रहे हैं वो अपनी डायरेक्शन में ही है, मतलब फोर्सेस एक्ट अलोंग R12 और R21। सिंपल सी बात कि बोथ फोर्सेस एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग। अब देखो जरा क्लियरली यहां से, दैट मींस फोर्सेस act along line joining the charges, क्लियर है,
दोनों के दोनों लाइन ज्वाइनिंग में काम कर रहे हैं, इसीलिए इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। सो दिस फोर्स, सो दे आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्सेस। ये इसका इंपोर्टेंस, एक इंपोर्टेंस ये वाला कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट काम करते हैं, इस तरह से न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो होता है। दूसरी बात, ये दोनों के दोनों अपने अपने डायरेक्शंस में, मतलब दे एक्ट अलोंग अ लाइन ज्वाइनिंग का चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग में काम करते हैं, इसीलिए इसको सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। क्लियर है? इतना नोट करो। अब इस वेक्टर फॉर्म को हम लोग अगर पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में नोट करें, किसके टर्म्स में बच्चों? पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में। चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, between the charges in terms of position vector, in terms of position vector, मतलब वो वाले वेक्टर्स जो पोजीशन को दिखाते हैं, पोजीशन वेक्टर। देखो सपोज करो, लेट मतलब हमारे पास ये x डायरेक्शन है और ये हमारे पास y डायरेक्शन है। सपोज यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है q1 और यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है q2, राइट? ये इसका ओरिजिन है O। अब यहां से ये पोजीशन वेक्टर R1 पे है। कहां पे है पोजीशन वेक्टर? R1, राइट? यहां से ये पोजीशन वेक्टर R2 पे है। दिस इज R1, दिस इज R2। क्लियर? ये पोजीशन वेक्टर कहां पे है? R2 पे। अच्छा, इन दोनों चार्ज के बीच की जो सेपरेशन था वो R था। अब अगर मैं बनाऊं कि यहां से इसकी, यहां से अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन बनाऊं, दिस इज R21 कैप, आप यहां से भी ले सकते हो। और सपोज दैट कि दोनों के दोनों चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा F21 वेक्टर, और यहां पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा F12 वेक्टर, राइट? इस पॉइंट को मैंने नाम दिया A पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने B पॉइंट। क्लियर है? अब अगर इस पोजीशन वेक्टर से हम लोग इन दोनों के बीच में फोर्स लिखाएं, इन दोनों के बीच में फोर्स लिखे हैं, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे फोर्स लिखने के लिए R की वैल्यू चाहिए या फिर R21 की वैल्यू चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे फोर्स को लिखूंगा, अच्छा इन दोनों के बीच में फोर्स को लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? फोर्स यहाँ से F आ जाएगा, F इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, राइट? चाहे F12 लिखो या फिर F21 लिखो, कोई भी लिखो, तो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन RQ इंटू R21 वेक्टर। यही था फॉर्मूला। अगर आप कैप के टर्म्स में लिखोगे तो क्या आएगा? F12, चलो आप इसके टर्म्स में रहने दो। क्लियर है? बात क्लियर है? और F यहां पे R21 कैप कितना होता है? R21 डिवाइड बाई R, तो आपको पता ही है। क्लियर है? तो मैंने किसके टर्म्स में लिखा? वेक्टर के टर्म्स में लिखा। अब R21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बस ये देखने वाली बात है कि R21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे सिर्फ यही देखने वाली बात है। बात समझ आ गई मैंने क्या बोला? R21 को मैं क्या लिख सकता हूं, यही यहां पे देखने वाली बात है, राइट बच्चों? तो इस R21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखने वाली बात थी। तो देखो R21 को देखो बाई ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ वेक्टर, वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन में अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगाऊं तो देखो हम लोग यहां से चलना स्टार्ट किए, इस डायरेक्शन में गए, फिर यहां से चलना स्टार्ट किए, इस डायरेक्शन में गए, और ये अपोजिट मिल गया मुझे। इसका मतलब ये जो है वो इन दोनों का क्या है? रिजल्टेंट। मतलब मैं लिख सकता हूं यहां से, जरा चेक करो, OA इज इक्वल टू कौन? OA इज इक्वल टू OB प्लस BA प्लस BA, राइट? तो लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए क्या? BA। सो BA इज इक्वल टू OB माइनस OA, राइट? BA इज इक्वल टू क्या जाएगा? सॉरी, OA दैट इज BA इज इक्वल टू OA माइनस OB। क्लियर है? तो अब BA देखो यहां पे कितना है? BA कितना है? R21 वेक्टर इज इक्वल टू OA कितना है? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। कहानी समझ आई? अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं केवल R मैग्नीट्यूड, तो ये कितना होगा? R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। होगा कि नहीं होगा? इतना होगा कि नहीं? अब इसको रखते हैं, आप रखें यहां पे। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन RQ। अब देखो ये मैग्नीट्यूड था तो मैग्नीट्यूड वैल्यू रखो, R1 माइनस R2 इसका होल क्यूब इंटू मल्टीप्लाइड विद R21 वेक्टर। R21 वेक्टर कितना देखो जरा, R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 वेक्टर फॉर्मेशन। ये मैग्नीट्यूड नहीं है, क्लियर है फॉर्मूला, क्लियर हुआ। सिमिलरली अगर हम RF21 लिखें, क्या लिखें, F21 वेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 इसका होल क्यूब, ये मैग्नीट्यूड है, मल्टीप्लाइड विद R2 माइनस R1 वेक्टर। क्लियर है, ये फॉर्मूला आ गया हमारा। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए किसके, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में। किसके टर्म्स में, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में। नोट करो बच्चों।